25 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे का वक्त, मध्य प्रदेश का उज्जैन। 12 साल की एक लड़की के शरीर से खून बह रहा है। अर्धनग्न हालत में वो एक कॉलोनी के बाहर खड़े होकर रोते हुए मदद मांगती है। सामने एक शख्स खड़ा है। तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के पास मौजूद वो शख्स लड़की की मदद नहीं करता। आंसुओं से गीले चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए लड़की आगे बढ़ जाती है। तकरीबन 3 घंटे में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जाहिर है इस बीच उसे कई लोग मिले होंगे, लेकिन किसी ने उस बच्ची की मदद नहीं की। आखिरकार लड़की दांडी आश्रम के सामने से गुजरती है। वहां मौजूद पुजारी बच्ची की हालत को देखकर उसकी मदद करते हैं, फिर पुलिस को सूचना भी देते हैं। पुलिस लड़की को जिला अस्पताल लेकर जाती है। वहां हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया जाता है। यहां डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लड़की का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची अब खतरे से बाहर है। इस पूरी घटना का मंगलवार को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हम वो हिस्सा तो आपको नहीं दिखा सकते जब लड़की एक शख्स के सामने मदद मांग रही है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिखाएंगे कि मदद ना करने वाला शख्स कैसे उस लड़की के जाने के बाद भी घर के बाहर खड़ा रहा। चलिए अब हम आपको पुलिस, गवाह, सरकार और विपक्ष यानी हर एंगल से इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताते और समझाते हैं। 25 सितंबर की सुबह 3 बजे का एक फुटेज सामने आया, जिसमें वो बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म जैसे कपड़ों में सही सलामत दिख रही है। और उज्जैन की तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में जब वो बच्ची मदद मांगने आती है, तब सुबह के 6 बजे का वक्त था। यानी इस बीच ही लड़की के साथ ये घटना हुई है। अब आप तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में रहने वाले उस व्यक्ति से मिलिए जिससे उस बच्ची ने मदद मांगी थी। जैसे गेट मैंने खोला तो एक बच्ची सामने नजर आई, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों बेटा, वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। और उसके बीच में फिर मैंने अंदर उठ के गया, यहाँ से गेट से अंदर गया। मेरी मिसेस सो रही थी, मैंने उसको उठाया और उनसे कहा कि यार एक बच्ची है जो बाहर है और वो अर्धनग्न है, मैंने कि तुम चलो बाहर। तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में जब देखा, मैंने इनको उठाया और बाहर से अंदर से बाहर आए, जब तक वो यहाँ से आगे निकल चुकी थी। हालांकि ये जनाब जो अंदर जाकर अपनी वाइफ को जगाने की कहानी सुना रहे हैं, वो कितनी सच्ची है वो आप खुद सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। लड़की के जाने तक वो शख्स अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। अब आपको हम उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने उस लड़की की मदद की। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता, स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। उसने जितना उसको लगा उतना खाया। मैंने उससे बार बार उससे पूछने का प्रयास किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपने कहाँ से आई हो, कहाँ रहने वाली हो, यहाँ इधर किस समय से इस क्षेत्र में हो, या तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। 10-20 मिनट होने के बाद उसने मुझे बता तो नहीं पाई, वह कुछ बोल भी रही थी, लेकिन वह हो सकता है उसकी भाषा में समझ नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत 100 नंबर पर डायल किया। 2 से 3 बार मेरा कॉल कट किया गया। तत्पश्चात फिर हम लोगों के यहाँ कुछ प्रशासनिक लोग हमारे महाकाल में हैं, वहाँ उन लोगों को मैंने कॉल किया। उन लोगों ने वापस महाकाल थाने के नंबर दिए। महाकाल थाने में मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई। पुनः 100 नंबर फिर दर्ज करवाई। इसे 3 बार मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस की गाड़ी आई, मैंने उसे हवाले किया। इस पूरी घटना को लेकर लड़की के बयान के आधार पर उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने क्या कुछ बताया, सुनिए। पुलिस ने ये जो मामला कायम किया है 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट में किया है। इसमें गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, पर बच्ची जब से उज्जैन आई है, वो जिन जिन के संपर्क में रही है, खासकर 6 घंटा जो उसका उज्जैन का समय है घटना से पहले का, उन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक ऑटो रिक्शा वाला था जिसको पहले फुटेज में देखा गया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया गया। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद जब पूछताछ हुई और जब खासकर जो साक्ष्य हैं उनका अवलोकन हुआ, तो जो पीछे की सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और उससे जब पूछताछ हुई, उसने बताया कि वो जो विक्टिम है उसके साथ कितनी देर तक था, क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे हुआ। उसके अलावा उससे पहले भी जिससे उसकी बातचीत बच्ची की हुई है, उन सबको भी पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए लिया है।
सभी विवेचना में जितने भी लोग हैं वो सब शामिल हैं और जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा। अभी की जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक एफआईआर सतना जिले में 363 की हुई थी, जिसका जो हुलिया है और जो माता पिता का नाम है वो सेम पाया गया था। सतना पुलिस से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किया गया है और इसमें ये सत्यापित हो गया कि वो सतना जिले की रहने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किए, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है। न न्याय है, न कानून व्यवस्था और न अधिकार। आज मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार है, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादों और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीख उन्होंने दबा दी। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि क्या यही है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा? भाजपा के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई भी सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणा करने का क्या फायदा है अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद तक नहीं मिल सकती? वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल किया कि जिस बेटी के साथ ये दरिंदगी हुई है, क्या वो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है? उन्होंने मुख्यमंत्री से अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने और पीड़िता का समुचित उपचार कराने के साथ साथ 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीड़िता की हालत की अपडेट देते हुए कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है, वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है। चूंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दे। बाकी आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस घटना को भारत माता पर आघात बताया है। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई करें। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एमपी पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगने की बात कही है। कि हमने पुलिस अधीक्षक को वहाँ पे एक नोटिस इशू किया है। हमने उसके बच्चे के स्टेटमेंट की कॉपी मांगी है, एफआईआर की कॉपी मांगी है और बच्चे की वेलबींग इंश्योर करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उन सबका पालन करने के लिए हमने लिखा है। हमारे पास जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम अगले स्टेप के बारे में आपको कुछ बता पाएंगे। उज्जैन पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन 24 और 25 सितंबर की दरमियानी रात उस मासूम के साथ क्या हुआ था, इसकी जानकारी तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।